Hello, friends, a warm welcome. And in continuation with the last lecture that we did in context of decolonization, that we were trying to understand that how colonialism and imperialism spread its tentacles. First, we discussed in this context with the African continent, and then we discussed in very brief that how tentacles were spreading in Asia. You will be able to recall and recap that there are certain common patterns which were reflected in Africa also and in Asia also. It is in this context one can bring slave trade, one can bring the trading and also exchange of goods. There are no services to be exchanged as such, but slavery was a very, very prominent part. We also discussed imperialism in China. We also need to understand that how we are using different words for different zones. हमने बोला स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, हमने बोला पार्टीशन ऑन पेपर एंड पार्टीशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफ्रीका, हमने जापान की बात भी की, हमने वेरी ब्रीफ में बात की मेजी रिस्टोरेशन की। रिस्टोरेशन वो भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग है। फिर हमने बात की कैसे डच इंग्लिश, और हमने बात की फ्रेंच की भी। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि जब बात करते हैं लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन लैटिन अमेरिका, वन क्वेश्चन वुड बी देयर इफ एट ऑल देयर वुड बी, जो कि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस जनरल स्टडीज में बहुत थोड़े हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या कुछ सिमिलरिटीज हैं लैटिन अमेरिकन सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन में एंड इंडियन कल्चर में। क्या कुछ सिमिलरिटीज हैं बिफोर स्पेनिश एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस। लैटिन अमेरिका भी नेचर लविंग है। लैटिन अमेरिका में भी क्या एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, लाइक द वे वी स्पीक अबाउट एशियन सिविलाइजेशंस ऑफ इंडिया एंड चाइना। They are not directly related as such, but I am just asking to you to think in that direction. इसी कॉन्टेक्स्ट में हम जब बात करते हैं सिमोन बोलिवर और बाकी लीडर्स की, दे प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट ऐसे रोल प्ले नहीं किया था जैसा रोल हम नक्रुमा साहब की बात करते हैं, या जैसे हम एशिया में बात करते हैं, या जैसे हम चाइनीज रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। क्योंकि लैटिन अमेरिका, इवन सेंट्रल अमेरिका फॉर दैट मैटर, they are very much influenced by Spanish, Portuguese, French and other Western ideas. एक वर्ड यूज करते हैं हम, एक्सटेंसिव यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। एक्सटेंसिव 1492 में, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो मानसी, ये कोलंबस के इंडिया आने से पहले हो रहा है कि कोलंबस के इंडिया आने के बाद हो रहा है? सर पहले हो रहा है। पहले हो रहा है, करेक्ट। वहां 1492 में बात हो रही है या 1498 में हो रही है? हम्म। कोलंबस सेल टुवर्ड्स वेस्ट, बहामास पहुंच गए, कैरिबियन आइलैंड्स पहुंच गए, प्यूर्टो रिको और क्यूबा पहुंच गए। इसीलिए स्पेन वाज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू सेटल एंड कॉलोनाइज द लार्जेस्ट एरियाज। लार्जेस्ट यानी नॉर्थ अमेरिका से लेकर, कैरिबियन से लेकर साउथ अमेरिका तक स्पेन का दबदबा था। स्पेन ने सोना चांदी की लूट मचाई। माइंस, माया एंड इंका सिविलाइजेशन, एक बड़े ही बहुत बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने नेटिव लाइफ को तहस नहस कर दिया। इसके बाद हम फ्रांस की बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंच ने तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज के टाइम भी दे सपोर्टेड द कॉलोनीज अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो कैरिबियन आइलैंड्स, स्मॉल कोस्टल पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, अगर आप मैप देखोगे विच इज देयर, प्लीज डू हैव ए लुक कि कैसे कैसे देखिए कैसे ये मैप हमें बताता है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आर सच बिग कंट्रीज। इट इज रिटन इन स्पेनिश, बट आप इस बात को ये समझिए कि ये किस तरीके का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। कॉलोनियल सेटलमेंट्स के नाम कितने बड़े बड़े हैं, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। इट इज आल्सो ए कल्चरल इन्फ्लुएंस। उनके अंदर उन्होंने क्रिश्चियन सेंट्स के नाम प्री फिक्स कर दिए। उन्होंने वहां के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन को सबज्यूम करते हुए, उसको उसको ड्वार्फ करते हुए अपने आइडियाज को प्रमोट कर दिया। सो दिस वाज अ ग्रेट स्विच फॉर द लोकल पीपल। इसी तरह पुर्तगाल इज गोइंग टू एंटर। जब पुर्तगाल इंडिया में कोशिश कर रहा है वास्को ड गामा के समय में, तब
एट द सेम टाइम यहाँ पर प्लांटेशन और बाकी एक्सप्लोइटेशन के लिए, बिकॉज द स्लेव्स आर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका, तब उन्होंने भी, आप कह सकते हैं, ब्राजील ब्राजील को एक कॉलोनियल रूप और नाम देते हुए उसको भी कॉलोनाइज किया। सो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास, जिसमें पोप का रोल होगा। स्पेन एंड पुर्तगाल जो है पूरे नॉन यूरोपियन वर्ल्ड को, यानी इसको न्यू वर्ल्ड कहा गया। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड। सो न्यू वर्ल्ड है शब्द मॉडर्न पावर्स के लिए, ओल्ड वर्ल्ड है ओल्ड कल्चर्स के लिए। यानी कॉलोनाइजेशन भी होगा, एक्सप्लोरेशन भी होगा, यानी अटलांटिक ओशियन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। अब धीरे धीरे इंग्लैंड और फ्रांस भी आ जाएंगे, लेकिन वो इंडिया की तरह इतना डीपली वहां पर कॉलोनाइज नहीं कर पाएंगे। सो द मोनार्की ऑफ स्पेन, इट विल क्रिएट अ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इट विल सेंड इट्स मिशनरी, जैसे इंडिया की हम बात करते हैं। मोटिवेशन सेम है, टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज, टू प्रमोट द क्रिश्चियनिटी। लेकिन जब देयर विल बी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो आइडियाज विल स्प्रेड। स्पेनिश कॉलोनीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सो एक्सपेक्ट फॉर क्यूबा एंड प्यूर्टो रिको 1898 तक चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। देयर विल बी स्पेनिश अमेरिकन वॉर विद गुआम, और इधर फिलीपींस की बात जब हम पैसिफिक में करते हैं, यानी आप हैंडल नहीं कर पा रहे, बिकॉज अनलाइक इंडिया दीज वर वेरी डिसजॉइंटेड। वन एग्जाम्पल इज द डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन। अभी मैंने आपको ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जब न्यू वर्ल्ड की बात हम करते हैं तो बीमारियां भी आएंगी साथ में, नई नई क्रॉप्स भी आएंगी, नया लाइफस्टाइल, नया कल्चर भी आएगा, और स्लोली बाय स्लोली स्पेनिश लैंग्वेज वहां पर हो जाएगी। आप देख सकते हैं क्यूबा में, मैक्सिको सिटी, ब्रिटिश होंडुरास, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ सेंट्रल अमेरिका। वेनेजुएला देखिए आप, कराकस जिसकी कैपिटल है, कोलंबिया बोगोटा, इक्वाडोर क्यूटो, पेरू की कैपिटल लीमा। आई हैड पेरूवियन फ्रेंड्स आल्सो फॉर दैट मैटर, जब मैं उनसे मिला। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई फेल्ट लाइक दे आर आल्सो लाइक समथिंग लाइक इंडियन सोसाइटीज। लेकिन उनका यूरोपियंस के साथ जब मिक्स्ड फैमिलीज, और उनका जब इंडिजिनस एलिमेंट्स को स्पेनिश एलिमेंट से मिक्स हो गया, तो वही एक नया कल्चर बन गया। जैसे ब्राजील का सांबा डांस, और उसके बाद वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, पूरा स्पेनिश कल्चर हो गया ये। बोलीविया 1825, पेरुग्वे 1811। सो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि अर्जेंटीना से, चिली से, यूरुग्वे से लेकर, और आप देखिए ब्रिटिश गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना फ्रेंच के पास है, सूरीनाम डच के पास है, और ब्रिटिश गुआना ऑब्वियसली ब्रिटिश के पास है। कितना छोटा पर कितना ज्यादा फ्रेगमेंटेड एरिया है। सो इसका मतलब है पूरे एरिया में जब नेशनलिज्म की हवा चलेगी और डेट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कॉलोनियल पावर से मजबूरी में होनी पड़ेगी, तब चीजें बदल जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो ग्लोबल इवेंट्स हो रहे थे, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उससे पहले आप बात करते हैं 1860s में, 1890s में, तब भी आप कह सकते हैं हर यूरोपियन पावर ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। जैसे आप जर्मन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं लैटिन अमेरिका में, सो इन सर्टेन पार्ट वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू एंड बोलीविया माइनर इन्फ्लुएंस था। ब्राजील में सिग्निफिकेंट था, और अर्जेंटीना में तो बहुत ही सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस था। सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट द थिंग्स वर नॉट हैपनिंग इन आइसोलेशन। और फाकलैंड आइलैंड्स का इशू, प्लीज डू लुक अप, विच हैड बीन एन इशू बिटवीन ब्रिटिश एंड अर्जेंटीना, जो अभी भी मतलब एक इट्स एन इशू। सो देयर आर ग्लोबल इशूज विच आर लिंक्ड फ्रॉम हियर। सो द व्हाट आर द डेट्स? 1808 से 1826 सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एक्सेप्ट कुछ स्पेनिश कॉलोनीज, जैसा कि क्यूबा और पुर्टो रिको हमने बोला, वो सब लिबरेट हो जाएंगे। रिफॉर्म्स इंपोज करेंगे स्पेनिश बॉर्बॉन्स, यानी नेपोलियन के आइडियाज, जो फ्रेंच कोड उन्होंने स्टार्ट किया, या जो उन्होंने रेडिकल आइडियाज प्रमोट किए, वो फ्रांस से स्पेन पहुंच रहे हैं, और स्पेन से वो लैटिन अमेरिका तक भी जा रहे हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। इससे देयर इज अ
there is a intense urge to be free among the local people and instability under the rule. तो यूरोपियन डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इवेंट्स जो होते जाएंगे वहां पर, आप लगा लो फाइनली लैटिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को यूरोपियन पावर्स ने कोई स्टेबल कल्चरल इंडिया की तरह कोई एकदम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दी थी। जैसा देश वैसा भेष। अब 1795 में जब स्पेन विल बी स्टैंडिंग अगेंस्ट इंग्लैंड एंड सपोर्टिंग रिपब्लिकन फ्रांस, इस समय में नेवल फोर्सेस जो है धीरे 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 उनका रोल और उनका जो डोमिनेंस था वो बदलता चला जाएगा, और जो स्पेन और अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका के बीच में कम्युनिकेशन था वो कम होता चला जाएगा। इसीलिए वो अपनी मोनोपोली ट्रेड में और मिलिट्री के द्वारा नहीं कर पाए। सो इक्वल स्टेटस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड टू द कॉलोनीज, और आप कह सकते हैं भाषा का, कल्चर का इसमें रोल आता चला जाएगा। यानी स्पेन है, कितना है स्पेन, लेकिन फिर भी सोचिए माइंड रूल्स द वर्ल्ड। तो स्पेन स्पेनिश अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा था। न्यू लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उनको इक्वल मेंबर बनाने की बात की जाएगी, लेकिन फिर भी देयर विल बी पीपल इन लैटिन अमेरिका दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर फ्रीडम। इसीलिए ट्रूप्स भी जाएंगी, लेकिन ट्रूप्स थोड़ा बहुत लिबरल मेजर की बात करेंगे अंडर फोर्सफुल कंडीशन एंड आइडियाज, एंड फाइनली देयर विल बी अपोजिशन टू फ्यूडलिज्म, अपोजिशन टू लॉयल्टी, अपोजिशन टू मोनार्की। आप कह सकते हैं ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा मैंने अभी भी कहा, नेपोलियन का जो रोल था, खुद बाद में वाटरलू में वो फिनिश हो जाएंगे, लेकिन उनके आइडियाज रूल करेंगे। स्पेनिश किंग्स बाद के वो इतने विजनरी नहीं होंगे। इसीलिए आप देखिए सैंटियागो, कराकस, बोगोटा, यहाँ पर जो क्रियोल्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे थे, जैसे आज की डेट में हम म्यांमार की बात करते हैं मिलिट्री जनता के द्वारा, वो लास्ट नहीं हो पाएंगे, और लास्ट में पीपल विल बी अपराइजिंग। सो डिपार्टमेंट ऑफ ग्रैंड कोलंबिया जैसे अब ये हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग एक तरीके से फीफडोम्स हैं, अलग अलग एक तरीके से जिम, हमारे भाषा में कहा जाए तो एक तरीके की बड़े लेवल की मनसबदारियां हैं। कब तक चलेंगी और वो लास्ट में टूटेंगी। दैट इज वाई फेज है। अगर आप 1477 की बात करते हो तो आप देखो कैसे जो ये रोमन, जब जब हम बात करते हैं होली एम्पायर की, आप देखिए कि कैसे यूरोप कितना ज़्यादा एडवांस हो गया फ्रॉम द 1500 ऑनवर्ड्स, एंड देन इट इज यूजिंग ऑल द मॉडर्न इन्वेंशन, मॉडर्न डिस्कवरीज, साइंटिफिक डेवलपमेंट ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ इटसेल्फ। बाकी ह्यूमैनिटी को उसने अपने बराबर भी कभी नहीं माना, और उन आइडियाज का असर आज तक है। साइमन सिमोन बोलीवार मुझे कहना चाहिए, उन्हें लिबरेटर कहा गया। वो जो है 1806 में एक ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स आएगी एंड इट विल बी कैप्चरिंग ब्यूनस एयर्स। स्पेनिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स रोक नहीं पाएंगे, मिलिटियाज भी मदद करेंगे, लोकल रेजिस्टेंस भी आएगा, ब्रिटिश बाहर पुश आउट हो जाएंगे, एंड दैट इज हैपनिंग इन 1806, माइंड इट। इस समय ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ दिल्ली कैप्चर कर पा रहे हैं। यानी आइडियाज रूल द वर्ल्ड, आइडियाज ऑल्सो हेल्प इन क्रैकिंग एग्जाम। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि 1810 के आसपास क्रियोल्स जो है वो ब्यूनस एयर्स में वो फोर्स करेंगे। आप लगा लीजिए फोर्स, मतलब लास्ट स्पेनिश वायसरॉय विल बी फोर्स टू अंडरस्टैंड, वो कंसेंट देगा कि चलिए ठीक है, ज्यादा पावर लिबरेट होनी चाहिए, ज्यादा लोकल पॉपुलेशन की बात सुननी चाहिए, यानी मैं आपके अधिकारों को एक्नॉलेज करने पर मजबूर हो जाऊं। सारी की सारी फॉर्मल टेरिटरीज को एक साथ करने की बात आएगी, और ये वेव ऑफ डिसकंटेंट फैलता चला जाएगा। सो द क्रियोल मर्चेंट्स ऑफ ब्यूनस एरीज वो अपना इकोनॉमिक डोमिनेंस हिंटरलैंड पर बनाने की कोशिश रखेंगे, जैसे टीयर 2 टीयर 3, और आप बोलो कि मैं नॉर्थ ईस्ट को अंदर से कब्जा करके रखूं। फ्लैग होगा, एंथम होगा, सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी भी होंगी, लेकिन जो एपरेंट यूनिटी है वो धीरे धीरे बनेगी, वो ऐसे नहीं बन पाएगी। और फाइनली बाय 1816 दे विल बी प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस। क्योंकि आप ये देखिए अमेरिका की तरह लैटिन अमेरिका इज नॉट सो मच एडवांस, एंड दे आर नॉट हैविंग सो मच अंडरस्टैंडिंग कि पूरा लैटिन अमेरिका ये कैसे हो जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, वी टेक द एग्जांपल ऑफ यूरुग्वे एज ए चैलेंजर टू ब्यूनस एरीज डिक्टेट फॉर सेंट्रलाइजेशन। अब अगर ब्यूनस एरीज चाहते हैं
वो अगर वहां से सेंट्रलाइज रोल चाहता है कि पूरा वो यूरोपिया भी हमारी बात माने, तो वहां पर भी एक रीजनल लीडर इमर्ज होंगे। आप कह लीजिए जो, और गौचास, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड गौचास, इफ यू जस्ट चेक आउट, तो आर्मी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गौचा दे विल बी देयर, और वो अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। पेरुगुए भी रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसकी अपनी आइडेंटिटी रहे। ये हमारी तरह नहीं है जहां पर 560 रियासतें थी, ये पूरा एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। कुछ एक्सपेडिशंस होंगे अपर पेरू, जो रीजन बाद में बोलेविया बन जाएगा। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि देयर वाज अ सेंट्रल पॉइंट which wanted to capitalize upon the whole areas. It was not able to do so, and different countries went on to, liberate themselves. For example, Venezuela. Venezuelan revolutionary Francisco de Miranda, वो आपके लिए इंडिपेंडेंस लेके आएंगे। क्रोल्स रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, जो प्रोक्लेम कर रहे थे कि सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स धीरे धीरे हमारे को मदद करें और स्टेबिलिटी लेके आए। लेकिन Spain would not be able to continue its hold. Loyalist forces, monarchical forces, इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप्स जो हमेशा प्रो स्पेनिश या प्रो गवर्नमेंट होंगे, वो चाहे सैमन बोलीवर की बात हो, चाहे फिर वो मिरांडा साहब की बात हो, किसी को नहीं रोक पाएंगे। देयर विल बी वॉर, नॉट जस्ट वंस, इट विल बी कंटिन्यूइंग, जैसे 1813 का यहाँ पे एग्जाम्पल है। और जो गोल था, लाइक द रिवोल्ट ऑफ 1857, वॉर टू डेथ, यहां पर वॉर टू डेथ, यानी कि हर कॉस्ट पर हम इंडिपेंडेंस लेकर रहेंगे। ऑटोनोमस, सेंट्रलाइज्ड, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एंड लिटरेसी क्वालिफिकेशन फॉर सफरेज, एंड द पावर सेंटर्ड इन द हैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव। इस तरह के आइडियाज फेवर होके आ जाएंगे। और आप मान लीजिए 1816 1820s में भी बात हो रही है कि आप सिविल लिबर्टीज सारे बिल सिटीजन को दे दीजिए, स्लेवरी को अबॉलिश कर दीजिए। रूल कौन करेगा? रूल विल बी डन बाय पीपल ऑफ मिक्स्ड एथनिसिटी, जैसा मैंने अभी कहा। पार्डोज उसके लिए वर्ड है। सो 1817 तक लिबरेशन पावर्स विल बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल विल बिकम मोर इंटेंस। जोस एंटोनियो पेज, वो भी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। और बोगोटा, बोगोटा विल रिमेन द सेंटर। सो बॉलीवार जो है वो कोशिश करेंगे, ऑल द लाइक माइंडेड लीडर्स कमिंग अप टुगेदर, एंड ही विल बी क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। एक यूनियन भी बनेगा, जो कि बाद में आप कह सकते हो वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा, इक्वाडोर, इस तरह का हो जाएगा। लेकिन वो सिंगल यूनाइटेड नेशन नहीं बन पाएगा। सो लॉयलिस्ट एक तरफ कोशिश करेंगे कि वो कुछ चीजों को बचा सकें, बॉलीवार उसके अगेंस्ट हैं, और आप कह सकते हैं धीरे धीरे स्पेनिश कंट्रोल टूटता चला जाएगा इन बिट्स एंड फेजेस। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज नॉट जस्ट दैट कि साइमन बोलीवार या फ्रांसिस्को डी मिरांडा या बाकी लीडर्स एक बार में एक जगह कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट दे फेस्ड। इतना आसान नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ वेनेजुएला का मैप, कैसे कोलंबिया, ब्राजील, गयाना, और आप उनकी बाउंड्रीज देखिए, नेचुरल बाउंड्रीज। ऑन द नॉर्थ साइड वी आर सीइंग द सेगोविया हाईलैंड्स, और उसके उधर देखिए पूरा का पूरा आपका सी, मतलब ओशियन इज देयर। इधर आप देखिए अल्तामा नेशनल पार्क। So you have to just understand that these are not the artificial divisions. There are ages, there are civilizations which were there. उसके हिसाब से एक तो नहीं हो पाया, लेकिन सब कंट्रीज अपना अलग हो गए। ब्राजील, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज, जिसको हम ब्राजील कहते हैं, पुर्तगाल ने क्लेम किया। फ्रांसिस्को डी कैब्रल उनका नाम था। उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हैं कमांडर कैब्रल, यहाँ नाम भी दिया हुआ है। उन्होंने जो है इंडिजिनियस पॉपुलेशन को सबड्यू किया। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वेरी ट्रू, ब्राजील रेडवुड, टेक्सटाइल में और कलरिंग में यूज होगी। मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट हो गया राजा साहब के पास। अब वहां से जो पुर्तगीज हैं, दे आर गोइंग टू ब्रिंग ए क्राउन, दे आर गोइंग टू ब्रिंग आइडिया ऑफ बिशप, दे आर गोइंग टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी। जैसा इंडिया में भी था, कोई और सरवाइव नहीं कर सकता। और नंबर ऑफ स्लेव्स जो ब्राजील में, वो ड्रेस्टिकली ऑन पेपर रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट वांट कि एक तरीके का डायरेक्ट रिसेंटमेंट हो, इसीलिए बाहर से लेके आए जाएंगे। सो पोर्तुगीज आर गोइंग टू एसिमिलेट नेटिव ट्राइब्स। लेकिन यूरोपियन डिजीज आएंगी। बात समझिए, बहुत सारे जब नए कल्चर, जैसे कोरोना वायरस में भी हमने पढ़ा था, इट इज ऑल अबाउट एसिमिलेशन।
जब यूरोपियंस आएंगे, ऐसी कुछ चीजें होंगी जिनसे लोकल पीपल को इम्यूनिटी नहीं है, उनका फूड भी डिफरेंट है, तो वो लोकल पीपल आर गोइंग टू पेरिश, और फेमीन भी आएगा जिसमें लोकल्स विल बी किल्ड। आज भी शुगर के केस के अंदर ब्राजील इज वर्ल्ड पावर। सो फाइनेंशियल पिलर विल बी शुगर। शुगर विल बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द इंटरनेशनल डिमांड फॉर शुगर। जैसा मैंने कहा, स्लेवरी बैन नहीं हुई है, उसका सिर्फ फॉर्म बदलेगा। अब कौन करेगा शुगर प्लांटेशंस में काम? अफ्रीकन स्लेव्स करेंगे। और इसलिए आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ ब्राजील पोर्तुगीज कॉलोनीज की वजह से प्रॉस्पेरस करेगा, बट प्रॉस्पेरिटी इज गोइंग टू पुर्तगाल। बट द पॉइंट इज, क्योंकि ये पोर्तुगीज स्पीकिंग नेशन बन गया, इसीलिए ये जो इसके बाकी नेबर्स थे उसकी तरह इसका बाइफर्केशन नहीं हुआ स्मॉल कंट्रीज में। लेकिन व्हेन यू स्टडी वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं अमेजन फॉरेस्ट के अलावा, और ब्राजील ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो अगेन हियर वी कैन हैव अ मैप एंड वी कैन अंडरस्टैंड अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरेस जिसकी हम बात कर रहे थे, पेरुगुए, बोलीविया, पेरू, और कोलंबिया एंड वेनेजुएला। और आप देखिए कि किस तरीके से सब ने एक्सप्लॉइट किया, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सच टेक्नोलॉजिकल ग्रेटनेस एंड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस तो आज भी हम नहीं कह सकते लैटिन अमेरिका के पास है। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ पुर्तगाल, जब हम बात करते हैं नेपोलियन की, तो पोर्तुगीज रॉयल फैमिली वो भागी ब्राज़ील में, वहाँ उन्होंने रियो दी जेनेरियो में डेवलपमेंट किया, और आप कह सकते हैं वो पुर्तगाल की डिफेक्टो कैपिटल बन गई। सो बहुत सारे institutions were forced to be created when the Portuguese crown was there, which will be helping in the creation of an independent Brazil. So that means the ideas of democracy, ideas of nationalism, ideas of being free, ideas of being prosperous, ideas of being master of your own destiny, ये सारी चीजें मॉडर्न आइडिया, जिसको मैं कह सकता हूँ एक लाइन में लिटरेचर के साथ हम कह सकते हैं, वो धीरे धीरे आएंगी, मॉडर्निटी आएगी, लीगल रूल आएगा, वो ही ब्राजील को बाद में फुल फ्लैश नेशन बनने में मदद करेगा। बिकॉज पुर्तगाल वॉज हैविंग मोर लिमिटेड फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड मिलिट्री रिसोर्सेज देन स्पेन। स्पेन के पास ज्यादा था, इसीलिए वो जो ब्राजील को रूल करेंगे, दैट विल बी इन अ डिफरेंट वे, लाइक द वे स्पेनिश हैड डन विद द रेस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका। पुर्तगाल विल नेवर बी एबल टू इन्फोर्स कॉमर्शियल मोनोपोलीज एज स्ट्रिक्टली, और वो जो है हायर पोस्ट के अंदर आप कह सकते हैं लोकल पीपल्स को भी कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, जबकि इंडिया के केस में उन्होंने करने की कोशिश की थी गोवा के अंदर, इसलिए दे वर नेवर एबल टू रूल इंडिया, दे वर जस्ट लिमिटेड टू द कोस्टल एरियाज। और जब इंडिया में डच और इंग्लिश आते हैं, तब तक तो पोर्तुगीज को समझ भी नहीं आता है कि यार कंपनी ना बना के हमने बहुत बड़ी गलती की। सो Brazilians are going to learn the more democratic, more smarter ideas with time, and this is also going to help them to understand what is good for Brazil. So the reliance of the Brazilian upper class on African slavery, वो जो है उसकी वजह से आप कह सकते हैं पुर्तगाल के साथ वो टाइज को कंटिन्यू करेंगे। प्लांटेशन ओनर्स अफ्रीकन स्लेव ट्रेड पे डिपेंडेंट थे, जिसको पुर्तगाल कंट्रोल करता था। So this is all linked with each other. So in one way, the local Brazilian population, especially the elite class, was aware that we are exploiting African people, African natives, but they were also continuing the same process. जब धीरे धीरे जब धीरे धीरे elite class will be becoming more bankrupt in terms of understanding, in terms of vision, in terms of even economic growth, तब political incentives भी कम होते चले जाएंगे, social hierarchy break होती चली जाएगी, and there will be a forceful, you can say, resentment. So it will be happening in the time period of 19th century, and this is going to transform Brazil into an economic and administrative power. लेकिन जब sophisticated urban centers बनेंगे, Brazilian markets are expanding, export import is also going on. At the same time, changes are taking place in Europe also. So Brazil will be forcing itself to be legally equal to Portugal within the empire. And finally, it will be urging local elites कि आप थोड़ा रूल कर लो, लेकिन नाम हमारा ही चलने दो, लेकिन वो चीज भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। So independent Brazil was a long drawn process. It is not a revolutionary war, but then Brazil today is also one of the advanced middle level countries, and the reason being
its colonial legacy, and the reason being such a large area it is having. So Latin America as a whole, जब हम बात करते हैं, अनलाइक चाइना, एशिया, ना वो चाइना है, ना वो एशिया है, ना वो अफ्रीका है, ना वो यूरोप है, तो लैटिन अमेरिका ही है। क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, आइलैंड्स ऑफ कैरिबियंस, क्यूबा है, जमैका है, सब में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन सब में सिमिलर चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। All of them in some way were industrially underdeveloped. Agriculturally they were not very advanced, and they have a massive problems of poverty, illiteracy, and their political system never developed like the way we see with respect to India. इसीलिए लैटिन अमेरिका will be controlled and also will be dwarfed by यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो बोलेगा ग्रो क्या करना है, आप हमसे इकोनॉमिक एड लीजिए, और उनको इस चक्कर में आप उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दबा देंगे, और वो धीरे धीरे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जो रशिया और यूएस के बीच में जो गेम चलेगा वर्ल्ड वॉर के टाइप पर, वो भी एक तरीके से फैक्टर रहेगा कि लेटर अमेरिकन कंट्रीज विल नेवर बी एबल टू, टुडे आल्सो यू कैन नॉट से अमेरिका बिलीव दैट इट इज देयर बैकयार्ड। So Latin America will never be able to have the identity, will never be able to have the say, will never be able to have the freedom to understand and to take control of their own destiny and their own legacy. चीजें चल रही हैं अभी भी। when you read, you can make out how long you read about what is happening in Peru, what is happening in Brazil. ब्राजील ब्रिक्स के कारण आप पढ़ते हो, या फिर आप बाकी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उसके कारण ब्राजील का नाम तो आप जान पाते हो, बट वी सी ब्राजील मोर ऑफ अ, यू नो, मोर ऑफ अ व्हाट आई शुड से लीडर ऑफ द होल लेटिन अमेरिका। सो चीजें होंगी। कोल्ड वॉर के अंदर भी कोशिश किया जाएगा कि क्यूबा को जैसे इट मस्ट बी सबमिसिव, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। और जैसे एग्जांपल भी है कि 1960s में अलायंस फॉर प्रोग्रेस वो मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर लेटिन अमेरिका में पंप करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। वेनेजुएला का एग्जांपल हमने खुद पढ़ा है, वेनेजुएला की क्राइसिस हम हमेशा पढ़ते हैं, और मैक्सिको के बारे में हमने पढ़ा है, अर्जेंटीना भी न्यूज में आता है। तो दे आर अ वेल फ्लेश्ड एंड ऑल्सो अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड ऑल्सो डेमोक्रेसीज ऑन देयर ओन, बट ऑल ऑफ देम आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। वी कैन नॉट से एज ऑफ नाउ ऑल्सो कि बहुत ही टेक्निकली एडवांस वो बन सकते हैं। इंडिया का रोल भी है। Indian industries are also there in Latin America. In fact, one of our students, she is in Indian Foreign Service. She was for some time, she was in Mexico only. So lack of well demarcated boundaries, economical underdevelopment. हाँ, चिली के पास कॉपर है, क्यूबा के पास शुगर है, बोलिविया का रेवेन्यू टीन एक्सपोर्ट से आता है, लेकिन जो आपके एफटीएज हैं वो भी बहुत पावरफुल नहीं है, और जो टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल और एक टाइप के नहीं है। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, अभी भी हैं, बट दे आर नॉट द वे लाइक द वे सी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। देयर इज़ एन इशू ऑफ हाउ टू हैंडल डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा पाएं। स्टेप्स ले रहे हैं। यू मस्ट ऑल्सो चेक आउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच आर देयर, बट ऑल ऑफ देम आर ऑन द वे टू अचीव may be meant, and they may be able to avoid someday the middle income trap. So you just have a look once more. आप देखिए, हॉन्डुरास, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, कोस्टारिका, और ये मैक्सिको के ऊपर है यूएस। तो फिर आप सोचिए, पूरा ही अपने आप में एक अलग ही देश, अलग ही दुनिया, एक अलग ही माहौल है। और आप देखिए कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कितना हो सकता है। अफ्रीका की तरह लेटिन अमेरिका की भी अपनी एक जर्नी है, वो आगे जा रही है। It is having a good relationship with India in so many ways, but it is too far away from India, and much more must be done. So these are some of the ideas is going to help us to see. So Divya, what do you say with your understanding before we go into the questions? And you can always write back the questions. उसके बाद हम बाकी डिस्कस तो करेंगे ही। फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इंपीरियलिज्म के पार्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। तो वो सारे जब एक साथ चलेंगे तभी चीजें आगे फॉलो होंगी। वो देख सकते हैं किस तरह से डिफरेंस आता है, फिर जो भी अपराइजिंग वगैरह होती है पूरे उसमें देखने के लिए मिलता है कि चीजें डिफरेंट होते हैं, इकोनॉमिकल की वजह से, पॉलिटिकल की वजह से, सोशल जो भी वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। ओके, यस मानसी। So we can just say that the countries or the people who gained or who became progressive earlier, they became more powerful and they exploited the countries as they were explored. So हम्म because of which
we are seeing again sir differences even till today also, and they are suffering also. Yes, I agree with that. So you have to just look into the maps. You have to look with respect to कि भाई दो चार जो personalities हैं की personalities वो Hmm. and just a few of the events. That is all what we can say with respect to Latin America. जी एक क्वेश्चन ये हो सकता है, लेकिन हाँ उसके अलावा अगर किसी को सिमन बॉलीवर का नाम पता है, फ्रांसिस्को डी मिरांडा का नाम पता है और दो तीन नाम पता है, it makes all the difference and the understanding of the keywords. जी सर। Thank you very much, and we will get back again in the next lecture.